एपिसोड 50 लुसिफर का जुनून। इश्क धीरे से दरवाजा खोलकर अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होती है। डरते हुए उसने पूरे फ्लैट में नजर डाली। शायद कोई चोर उसके फ्लैट में ना घुस आया हो। यही सोचते हुए वह धीरे धीरे कदमों से फ्लैट के अंदर आती है। उसने एक हल्की सी आवाज भी नहीं निकाली। बिल्कुल चुपचाप दबे पांव वह अपने फ्लैट के अंदर कदम रखती है। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए इश्क ने अपने बैग में से फोन बाहर निकाला और उसमें इमरजेंसी नंबर पर उंगली रख दी। अगर उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वह सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। जैसे ही वह हॉल में दाखिल होती है, सोफे पर बैठे शख्स को देखकर उसकी सांसें गले में अटक जाती है और आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और हाथ से पर्स और फोन दोनों छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वेलकम होम मेरी इश्क। इस गहरी और खतरनाक आवाज को इश्क पहचानती थी। वह इसे पहले भी कई बार सुन चुकी थी। उसकी आंखें भयानक डर से चौड़ी हो गई थी और उसको एहसास हो रहा था कि उसके हाथ पैर कितनी बुरी तरह से कांप रहे हैं। यह आवाज पहले कई बार सुन चुकी थी, लेकिन अब इस आवाज से उसकी इतनी दहशत हो गई थी। वह अपनी जगह पर एकदम सुन खड़ी थी, बिल्कुल पत्थर की तरह। इश्क के शरीर ने तो काम करना बंद ही कर दिया था, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। क्या वह जो सोच रही है यह वही है? क्या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही है? या फिर उसका दिमाग इस बारे में इतना सोचने लगा कि उसे अपनी कल्पना सामने महसूस हो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह वापस कैसे आ सकता है? वह तो मर चुका है ना? ये नहीं हो सकता है। यह जरूर उसकी आंखों का धोखा है, सच नहीं है। यह उसके मन का वहम है। उसको अपनी आंखों के सामने जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह उसे अपने वहम की तरह लग रहा था। एक कल्पना जो वह अपने मन में हर दूसरे दिन सोचा करती थी कि एक दिन ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। पर आज वह हो गया है। उसकी कल्पना उसके सामने बैठी हुई थी। वह धीरे से सोफे से खड़ा होता है और धीरे धीरे करके इश्क की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। पूरे कमरे में सन्नाटा था। अगर कोई आवाज आ रही थी तो वह थी जूते की, जो उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसके हर एक बढ़ते कदम के साथ इश्क की धड़कनें और ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था उसका दिल सीने से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। माथे पर पसीने की बूंद भर आई थी और हाथ पर ऐसे कांप रहे थे जैसे कि अगले ही पल इश्क जमीन पर गिर जाएगी। अचानक से उसकी आंखें एक डर से फैल जाती है। वह चेहरा उसके बहुत ज्यादा करीब था और उसकी आंखों में झांक रहा था। उसकी आंखों में वही शांति और खतरनाक ऑरा था जो उसने पहले भी महसूस किया था, लेकिन उसकी आंखों में और भी कुछ था जो शायद उसे नजर नहीं आ रहा था और उसे देखना भी नहीं था। वह जो देख रही थी उतना ही काफी था उसे डरने के लिए मजबूर कर रहा था। इश्क का रोम रोम कांप रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी सांसें ऐसी चल रही थी जैसे कि अगर उसने एक सांस भी नहीं ली तो उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। सांस लो इश्क, सांस लो, धीरे धीरे सांस लो। इश्क का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और उसकी आंखें अपने सामने हो रही चीजों पर यकीन नहीं कर रही थी। अचानक से एक झटके से उसे अपने दिमाग में महसूस होता है और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उसकी आंखें दब दबाकर बंद हो जाती है और सामने खड़े शख्स को वह धुंधली धुंधली आकृति में देखने लगती है। पर इससे पहले कि वह गिर पाती उसकी बाहों ने उसे संभाल लिया था
मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ मेरी इश्क। तुम्हारे लिए तो मैं मौत से लड़कर वापस आया हूँ। और अब मैं वादा करता हूँ कि मेरा यह जुनून इश्क तुम्हें जुनून के हद तक महसूस होगा। उसके के बाद वहां पर सिर्फ एक ही चीख गूंज रही थी। वह थी एक खतरनाक हंसी, एक जुनून और सन की खतरनाक हंसी। फ्लैशबैक। एक दिन पहले एक बड़े से हॉल में कुछ मीडिया और पब्लिशिंग हाउस के लोग बैठे हुए थे। वहीं पर आर्ट गैलरी के कुछ बड़े नामी लोग भी बैठे हुए थे। दरअसल यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि लंदन के सबसे बड़े आर्टिस्ट और पेंटर लुसिफर की है। लुसिफर लंदन के उभरते हुए सबसे नामी पेंटर्स में से एक है। वह पेंटिंग प्रदर्शनी में देश विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं और अब यह सारी दुनिया में अपने नाम का परचम लहराकर भारत में अपनी नई प्रदर्शनी के लिए आए हैं। जैसे ही मीडिया वालों को लुसिफर के इंडिया में होने का पता चलता है, वैसे ही वह पता करते हैं कि उनकी प्रदर्शनी बेंगलुरु के सबसे पोस होटल में की जा रही है। और इसीलिए आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि लुसिफर से कुछ सवाल जवाब कर सके। सामने देश की सबसे बड़ी मीडिया न्यूज चैनल की एंकर रिद्धिमा बैठी हुई है और उनके सामने बैठे हुए हैं लुसिफर। तो मिस्टर लुसिफर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको पेंटिंग करने की इच्छा कहाँ से जागृत हुई? जहाँ तक मुझे पता है, हर किसी की कोई प्रेरणा होती है जो उसे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कामयाब होती है। आपकी प्रेरणा क्या है? क्योंकि आपकी पेंटिंग्स में कोई दो राय है ही नहीं। आपकी पेंटिंग्स लाजवाब ही होती है, लेकिन उसमें एक मतलब भी होता है। ऐसी सटीक और जटिल पेंटिंग बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या आप बताएंगे कि इस तरीके की रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? रिपोर्टर रिद्धिमा के सवाल पर सब लोग सहमति जताते हैं, क्योंकि सबको जानना था कि लुसिफर इस तरीके की जटिल पेंटिंग बनाने में किस तरीके से कामयाब होता है, जबकि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर पाते हैं। जुनून। ब्लैक कलर का सूट पहने लुसिफर ने रिपोर्टर रिद्धिमा को देखते हुए यह कहा। उसके होठों पर एक मनमोहक मुस्कान थी और आंखें एकदम सागर की तरह शांत थी। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और आंखों में एक रहस्य। उसके चेहरे की मुस्कान के साथ ही उसके दाएं गाल पर एक छोटा सा डिंपल पड़ जाता है, जो उसकी हल्की दाढ़ी के बीच में छुपा हुआ था। लेकिन फिर भी देखने वालों ने जब उस डिंपल को देखा तो खुद पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उसका जवाब सुनकर सारे रिपोर्टर्स और सब लोग हैरानी से लुसिफर को देखने लगते हैं। लुसिफर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए आगे कहता है, जुनून। जी हाँ, मेरे लिए जुनून ही वह चीज है जो मुझे किसी भी पेंटिंग्स की रचना करने में प्रेरित करती है। जुनून। हमें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि द फेमस आर्टिस्ट लुसिफर किसी के लिए जुनून रखते हैं। वैसे कौन है वह लकी गर्ल जो आपका जुनून बनी है? क्या आप हमारे साथ उसे शेयर नहीं करना चाहेंगे? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए लुसिफर से सवाल किया। तो लुसिफर की हंसी छूट जाती है और वह हंसते हुए हाँ में सर हिलाते हुए उसने दिमाग से कहा, मैं उसे आपके साथ शेयर जरूर करता अगर वह शेयर करने वाली चीज होती तो। पर वह क्या है ना रिपोर्टर रिद्धिमा? वह जुनून मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए मैं उसके बारे में किसी से कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करता हूँ। वैसे भी यह मेरी पर्सनल जिंदगी का सवाल है और मुझे नहीं लगता है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में डिस्कस करने के लिए की जा रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लुसिफर के ऐसे सवाल से सारे मीडिया हाउस आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं और वहां बैठी बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट चुका था जब उन्होंने यह सुना कि लुसिफर की जिंदगी में उसकी जुनून ने जगह ले रखी है।
उसके बाद आधे घंटे तक उन लोगों ने लुसिफर की प्रदर्शनी और उसकी आने वाली पेंटिंग्स एग्जीबिशन के बारे में बात की। उसकी लास्ट पेंटिंग को लंदन में मोनालिसा की पेंटिंग के सामने रखा गया था। इस बारे में भी उन लोगों ने लुसिफर की तारीफ की थी। आधे घंटे बाद लुसिफर का मैनेजर प्रतीक आता है और उन लोगों को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है कि आपके जितनी भी सवाल जवाब रहे होंगे वह सारे खत्म हो गए हैं और लुसिफर सर का यहाँ आना सफल रहा होगा। लुसिफर सर आप लोगों के इनविटेशन पर यहाँ आए हैं। प्लीज अब आप इन्हें जाने दीजिए क्योंकि इनके पास और भी काम है। एपिसोड 51 लुसिफर की छुपी हुई पहचान। लुसिफर अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने सूट को सही करते हुए कहता है, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज का इंटरव्यू बहुत कमाल का था। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो जवाब दिए हैं आप उनसे संतुष्ट होंगे। रिपोर्टर्स ताली बजाते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। वर्ल्ड के इतने बड़े आर्टिस्ट उनके सामने बैठे थे और उनके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी लुसिफर के चेहरे पर घमंड नहीं था और ना ही वह किसी से बदतमीजी से बात कर रहा था। उन्होंने रिपोर्टर्स के सारे सवालों के जवाब दिए थे। कुछ ऐसे भी सवाल आए थे जो कि उसकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए थे। भले ही लुसिफर ने उसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस सवाल को बखूबी जवाब जरूर दिया था। हालांकि कि वहां पर 50 से ज्यादा मीडिया के लोग बैठे हुए थे, फिर भी उन सब के सवालों के बावजूद भी वह लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि इतने बड़े आर्टिस्ट से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं और उनके बहुत सारे सवाल अभी भी पेंडिंग हैं। इससे पहले कि लुसिफर स्टेज छोड़कर अपने मैनेजर के साथ वहां से जा पाता, एक रिपोर्टर ने जल्दी से कह दिया, मिस्टर लुसिफर, मेरा एक सवाल है। प्लीज सर, एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज सर। बॉडीगार्ड उस रिपोर्टर्स को रोकते हैं, लेकिन लुसिफर ने अपना हाथ दिखाकर बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहा, पूछिए। सर, हमने सुना है कि लुसिफर आपका असली नाम नहीं है। आपका असली नाम कुछ और है जेड, जो कि आप दुनिया में जाहिर नहीं करने देते हैं। क्या हम सब आपका असली नाम जान सकते हैं? और आपका नाम तो हमेशा ही लोगों ने सुना हुआ था, पर आप पहले कभी लोगों के सामने नहीं आए थे। अभी कुछ महीने पहले से ही आपका अस्तित्व लोगों के सामने आने लगा था। उससे पहले आप एक गुमनामी आर्टिस्ट थे। सब लुसिफर का नाम जानते थे, लेकिन किसी ने भी लुसिफर को देखा नहीं था। जब आप इतने सालों तक गुमनाम बनकर अपनी पेंटिंग्स को दुनिया के सामने रखते थे, तो फिर अचानक से आप लोगों के सामने क्यों आ गए? और आपका असली नाम क्या है? उस रिपोर्टर की बात पर मैनेजर प्रतीक आगे आते हैं और रिपोर्टर्स को पीछे करते हुए कहते हैं, सॉरी मैडम, ये पर्सनल क्वेश्चन। लेकिन लुसिफर ने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखकर उसे साइड में रहने का इशारा किया और खुद उस रिपोर्टर के पास जाकर उसका माइक अपनी तरफ करता है और उससे कहता है, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को यह गलतफहमी कैसे हुई कि मैं कहीं छुपा हुआ था और अचानक से कुछ महीनों पहले ही सामने आ गया हूँ। दरअसल मैं छुपा हुआ नहीं था, बस मुझे वह प्रेरणा हासिल करने में थोड़ा समय लग रहा था जो मुझे यह बता सके कि मेरी पेंटिंग्स अब सच में इतनी कामयाब हो चुकी है कि मैं लोगों के सामने अपना चेहरा दिखा सकूं। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं पर्दे के पीछे रहकर काम करता था ताकि लोगों को सिर्फ मेरा काम दिखे, मेरी शक्ल नहीं। और जब मेरे काम ने अपनी पहचान बना ली, तब मैं दुनिया के सामने अपनी पहचान लेकर आ गया हूँ। और जहां तक बात रही मेरे नाम की, तो लुसिफर, यह मेरा लकी नाम है।
मेरा असली नाम ना तो इतना खास है और ना ही मायने रखता है। मेरे लिए लूसीफर ही मेरी पहचान है। अगर आपको इस नाम से कोई दिक्कत है तो आप मुझे बाबू सोना बेबी भी कहकर बुला सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पूरे हॉल में हंसी गूंजने लगी थी और उस रिपोर्टर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। लूसीफर ने मुस्कुराते हुए उस रिपोर्टर को देखा और माइक वापस उसके हाथ में पकड़ा कर वहां से चला गया। जैसे ही लूसीफर हॉल से बाहर निकलता है, वैसे बॉडीगार्ड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। लूसीफर के लिए यह जरूरी भी था, क्योंकि उसके इस इंटरव्यू के लिए बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे जो कि ना तो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते थे और ना ही उन्हें मीडिया की बातों में इंटरेस्ट था। लेकिन उनके लिए लूसीफर बहुत मायने रखता था। वह लोग लूसीफर के सच्चे प्रशंसक थे और उसके दिल से डाई हार्ट फैन थे। लूसीफर के आने की खबर सुनकर ही वह लोग एक दिन पहले से ही उस हॉल के बाहर धरना जमा कर बैठ गए थे और लूसीफर के इस इंटरव्यू को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। लूसीफर जैसे ही हॉल से बाहर निकलता है, उसके बॉडीगार्ड ने उसे सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया था और सब लोग लूसीफर का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। वह लोग लूसीफर की तरफ आ रहे थे और उसे पकड़ना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, उसे एक नज़र देखना चाहते थे। लेकिन बॉडीगार्ड के होते हुए यह संभव नहीं हो पा रहा था। सिक्योरिटी लूसीफर और प्रतीक को ले जाकर उनकी गाड़ी के पास लेकर जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और लूसीफर और प्रतीक अंदर बैठ जाते हैं। अंदर बैठने के साथ ही प्रतीक एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, चीफ, मैंने आपसे कहा ही था कि ऐसे खुलेआम इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। मैं रिपोर्टर्स को मेंशनने बुला लेता हूँ, लेकिन आपकी ही जिद के कारण हमें यहाँ आना पड़ा और अब देखिए इतने सारे लोग हैं बाहर जो आपसे मिलना चाहते हैं। लूसीफर हंसते हुए शीशे के अंदर से ही अपने सारे चाहने वालों को हाथ हिलाते हुए देखा है और कहता है, यही तो प्रॉब्लम है प्रतीक। यही बात तो है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। स्टार तब तक स्टार रहता है जब तक उसके चाहने वाले उसे स्टार बनाकर रखते हैं। इसीलिए कभी कभी स्टार को अपने चाहने वालों के बीच उतरना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखना बड़ी बात है। मेरी जितने भी फैंस हैं वह मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जैसे ही उनकी गाड़ी उस भीड़ को चीरते हुए आगे निकलती है, वैसे ही लूसीफर एक गहरी सांस छोड़ता है और प्रतीक कस के अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, चीफ, मुझे ना कभी कभी आप समझ में नहीं आते हैं। क्या जरूरत है आपको इंडिया आने के साथ ही लोगों के बीच कूदने की? अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया ना, तो आप पर बहुत नाराज होंगे। लूसीफर अपनी जेब से फोन निकालते हुए मुस्कुरा देता है और बिना प्रतीक की तरफ देखे हुए कहता है, इसी बात की तो तुम्हें सैलरी देता हूँ। और अगर आज उन्हें इस बारे में पता चला तो समझ लेना तुम्हारी आज की सैलरी कट। चीफ, वह जलते हुए यह कहता है। लूसीफर मुस्कुरा देता है। वह फोन की गैलरी में कुछ सर्च करने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र अपनी गैलरी के सबसे आखिरी पेज पर जाती है, उसकी उंगलियां ठहर जाती है और वह उस फोल्डर को ओपन करके उसे देखने लगता है। 6 महीने गुजर गए, लेकिन मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ, क्योंकि तुम्हें भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरे चेहरे पर मुस्कान सिर्फ तुम्हारे नाम से ही आती है और तुम्हारे नाम से ही मुझे सुकून मिलता है। लेकिन तुम्हें याद करने के साथ साथ मेरा दिल जलते भी लगता है। जलन इस बात की कि तुमसे दूर रहकर मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। क्या तुम्हें मेरे दिल का दर्द महसूस नहीं हो रहा है? पर मैं इस दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ।
मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था, हालांकि फिर भी मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया गया था। ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, हालात बदल गए हैं। अब वह इंसान बदल गया है जो किसी के इशारे पर नाचा करता था। आज मैं दुनिया को अपने इशारे पर नचाना जानता हूँ। राज तो मैं पहले भी करता था, लेकिन अब मेरे पास साम्राज्य भी है। समझ लो हमारी जुदाई के दिन इसीलिए थे, ताकि मेरे पास वह सब कुछ हो जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। आज मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, अपने नाम से भी और अपने। इसके आगे के शब्द उसके मन में ही रह गए। उसने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करना जारी रखा। तभी प्रतीक लूसीफर को देखकर कहता है, चीफ आगे क्या? हवेली की ओर चलो, लूसीफर ने कहा तो प्रतीक हाँ में सर हिलाता है और ड्राइवर को हवेली ले जाने के लिए कहता है। उनकी कार हवेली के रास्ते में थी, लेकिन जब प्रतीक ने तिरछी निगाहों से लूसीफर के फोन में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वह ना में सर हिलाते हुए लूसीफर को देखने लगा। अचानक से लूसीफर अपने फोन में कुछ देख रहा था। शायद यह एक वीडियो थी और उसे देखते हुए वह हंसते हुए धीरे से कहता है, आराम से। लगता है बहुत ज्यादा थक गई हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। भले ही यह शब्द लूसीफर ने बहुत धीरे कहे थे, लेकिन प्रतीक के कानों में चले गए और वह पलटकर लूसीफर को देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लूसीफर अचानक से हंसते क्यों लगा। लेकिन जब उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो वह हैरान हो गया। यह कहीं का लाइव फुटेज चल रहा था।